आज का जो विषय है वो जीव विज्ञान की दुनिया की एक ऐसी बुनियाद है जिसके बिना शायद हम और आप यहां होते ही नहीं। हम बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की। ये सिर्फ पौधों के हरे रंग की वजह नहीं है, ये वो छोटी सी फैक्ट्री है जो सूरज की रोशनी को हम सबके लिए खाने में बदल देती है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसकी बनावट और इसके अंदर के सिस्टम पर एक बहुत ही दिलचस्प नोट है। और आज हम सिर्फ इसके हिस्सों के नाम नहीं रटेंगे। हमारा मकसद है इस फैक्ट्री के ब्लूप्रिंट को समझना। हाँ, हम इसके गेट से अंदर जाएंगे, इसकी असेंबली लाइन देखेंगे और फिर इसके तहखाने में छुपे एक अरबों साल पुराने राज से पर्दा उठाएंगे जो इसके वजूद की पूरी कहानी ही बदल देता है। एक फैक्ट्री जिसके तहखाने में राज है। चलिए फिर देर किस बात की, इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये एनर्जी बनाने वाली मशीन असल में काम कैसे करती है। तो सबसे पहले किसी भी फैक्ट्री की तरह इसकी बाहरी सुरक्षा होगी। बिल्कुल। इसकी चारदीवारी कैसी है? ये खुद को कोशिका के बाकी ट्रैफिक से कैसे अलग रखता है? इसकी सुरक्षा बहुत जबरदस्त है। क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर एक नहीं बल्कि दोहरी झिल्ली होती हैं। मतलब एक डबल मेम्ब्रेन? दोहरी झिल्ली। हाँ, एक बाहरी झिल्ली और उसके ठीक नीचे एक भीतरी झिल्ली। आप इसे एक पुराने किले की दोहरी दीवार की तरह सोच सकते हैं। एक मिनट, दो दीवारें क्यों? क्या एक काफी नहीं थी? आमतौर पे तो कोशिका के अंदर एक ही झिल्ली होती है, यहाँ दो की क्या जरूरत पड़ गई? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं से इसका शानदार डिजाइन समझना शुरू होता है। ये सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं है। अच्छा। बाहरी झिल्ली तो एक तरह से कोशिका के बाकी हिस्सों से आम लेन देन करती है, जैसे किसी ऑफिस का मेन गेट। लेकिन जो भीतरी झिल्ली है वो बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव मतलब? वो एक वीआईपी लाउंज के दरवाजे की तरह है जिसके पास एक बहुत स्ट्रिक्ट गेस्ट लिस्ट है। मतलब भीतरी झिल्ली तय करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन नहीं। एकदम। और ये इतनी सख्ती इसलिए बरतती है क्योंकि अंदर जो रोशनी को ऊर्जा में बदलने का काम हो रहा है वो एक बहुत ही संवेदनशील केमिकल प्रोसेस है। जरा सा भी केमिकल असंतुलन, कोई गलत मॉलिक्यूल अंदर आ जाए तो पूरी फैक्ट्री ठप पड़ सकती है। तो ये दोहरी परत पक्का करती है कि अंदर एक बिल्कुल स्थिर और नियंत्रित माहौल बना रहे। ठीक है, तो हम इस वीआईपी सिक्योरिटी को पार करके अंदर आ गए हैं। इस किले के अंदर क्या है? हमारे सोर्स नोट्स में स्ट्रोमा और ग्राना जैसे शब्द हैं। ये क्या चीजें हैं? जैसे ही आप भीतरी झिल्ली को पार करते हैं, आप एक गाढ़े जेली जैसे तरल में पहुंच जाते हैं जो सब कुछ भरे हुए हैं। ये है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, आप इसे फैक्ट्री का फ्लोर या वर्कशॉप समझ सकते हैं। ये कोई खाली सूप नहीं है, ये एंजाइम, शुगर और जेनेटिक मटेरियल से भरा एक व्यस्त इलाका है। ओके। और इसी स्ट्रोमा में आपको कुछ बहुत ही अजीब और व्यवस्थित संरचनाएं तैरती हुई दिखेंगी। कैसी संरचनाएं? ऐसा लगेगा जैसे किसी ने एक रुपए के सिक्कों के ढेर लगा दिए हों। इन ढेरों को ग्राना कहते हैं। रुकिए, ये दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ एक जेली जैसा सूप नहीं है, इसमें बाकायदा व्यवस्थित स्ट्रक्चर हैं। हाँ बिल्कुल। ये सिक्के एक दूसरे के ऊपर क्यों रखे हैं? क्या इसका कोई खास मकसद है? इन्हें बस ऐसे ही स्ट्रोमा में बिखेरा भी तो जा सकता था। आपका ये सवाल ही इसके डिजाइन की खूबी बताता है। हर एक सिक्का असल में एक चपटी थैली है जिसे थाइलेकॉइड कहते हैं। थाइलेकॉइड। और यही थाइलेकॉइड असली सोलो पैनल हैं। इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखने का मतलब, स्टैकिंग करने का मकसद है कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सतह क्षेत्र यानी सरफेस एरिया बनाना। अच्छा, जैसे हम अपनी छत पर सोलर पैनल लगाते हैं तो कोशिश करते हैं कि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा पैनल फिट हो जाएं ताकि अधिकतम धूप पकड़ सके। हाँ, बिल्कुल वही लॉजिक है। बिल्कुल। क्लोरोप्लास्ट बहुत छोटा होता है और उसे धूप पकड़ने के लिए अपने सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना होता है। इन थाइलेकॉइड को सिक्कों की तरह एक के ऊपर एक रखने से वो बहुत छोटे से वॉल्यूम में एक विशाल सरफेस एरिया बना लेता है। अगर ये सब बिखरे होते तो उतनी जगह में बहुत कम सोलर पैनल फिट हो पाते और फैक्ट्री उतनी कुशल नहीं होती। कमाल है। मतलब हर छोटी सी छोटी चीज का एक मकसद है। तो हमने ग्राना यानी सिक्कों के ढेर को देख लिया। क्या ये ढेर अलग अलग हैं या ये भी आपस में जुड़े हुए हैं? ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पूरा सिस्टम आइसोलेशन में काम नहीं करता। अच्छा। ग्राना के ढेर आपस में पतली पुल जैसी नलियों से जुड़े होते हैं जिन्हें स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं।
ये सब मिलकर एक विशाल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाता है। तो ये एक तरह का पावर ग्रिड है। मतलब अगर एक ग्राना मान लीजिए पत्ते के किसी हिस्से में छाया पड़ने की वजह से कम काम कर रहा हो, तो क्या ये लैमेला का नेटवर्क ऊर्जा और जरूरी मॉलिक्यूल्स को दूसरे ग्राना तक पहुंचा सकता है? ताकि काम ना रुके। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक पावर ग्रिड और एक कम्युनिकेशन नेटवर्क दोनों है। ये सुनिश्चित करता है कि पूरा क्लोरोप्लास्ट एक यूनिट की तरह काम करे। वाह। ये ऊर्जा और संसाधनों को वहां भेजता है जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और ये पूरे सिस्टम को संतुलित रखता है। ये सिर्फ एफिशिएंसी के लिए नहीं है, ये डैमेज कंट्रोल और लचीलेपन के लिए भी है। वाह। तो हमारे पास एक किला है जिसके अंदर एक फैक्ट्री फ्लोर है, जिस पर बेहद कुशलता से लगाए गए सोलर पैनल के टावर हैं, जो सब एक पावर ग्रिड से जुड़े हैं। अब बात करते हैं कि इस फैक्ट्री में असल में बनता क्या है। हमारे स्रोतों में प्रकाश अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया का जिक्र है। इनका इस बनावट से क्या लेना देना है? अब हम फैक्ट्री की दो मुख्य असेंबली लाइंस की बात कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस यानी पौधों का खाना बनाने का जो प्रोसेस है, वो दो मुख्य चरणों में होता है। ठीक है। पहला है प्रकाश अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसे सीधे सीधे सूरज की रोशनी चाहिए। ये सारा काम उन थाइलाकॉइड की झिल्लियों पर होता है। हमारे सोलर पैनल्स पर? हाँ, हमारे सोलर पैनल्स पर। यहीं पर सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे केमिकल एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट में बदला जाता है। ठीक है, तो रोशनी को पकड़कर एनर्जी पैकेट बनाना थाइलाकॉइड में होता है। फिर अंधकार अभिक्रिया का क्या? यहीं पर मुझे हमेशा कंफ्यूजन होती थी। इसका नाम डार्क रिएक्शन सुनकर लगता है कि ये रात में होती है। क्या ऐसा है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है और इसकी वजह इसका भ्रामक नाम है। इसे डार्क रिएक्शन कहना ठीक नहीं है। एक बेहतर नाम होगा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट यानी ऐसी अभिक्रिया जिसे रोशनी की सीधे तौर पर जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अंधेरे में ही होती है। ये दिन रात कभी भी चल सकती है। बस शर्त यह है कि इसे पहली वाली रिएक्शन से बने वो एनर्जी पैकेट मिलते रहें। अच्छा, तो ये दूसरी असेंबली लाइन है जो पहले वाली से मिले पावर पैकेट का इस्तेमाल करती है। बिल्कुल। और ये होती कहाँ है? ये होती है फैक्ट्री के फ्लोर पर, यानी स्ट्रोमा में। तो देखिए काम का बंटवारा कितना शानदार है। असेंबली लाइन 1 जो थाइलाकॉइड है, सूरज की रोशनी से एनर्जी पैकेट बनाओ। असेंबली लाइन 2 जो स्ट्रोमा है, उन एनर्जी पैकेट का इस्तेमाल करके हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचो और उससे शुगर यानी पौधे का भोजन बनाओ। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं? बिल्कुल अधूरे हैं। कमाल का सिस्टम है। एक ही फैक्ट्री के अंदर दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने मुझे सोर्स पढ़ते हुए सबसे ज्यादा चौंकाया। मैं जानती हूँ आप किस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये फैक्ट्री कैसे काम करती है, लेकिन किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए मशीनरी चाहिए, यानी प्रोटीन्स। सही। वही मोड़ लेती है। ओके। हमें कुछ ऐसा मिलता है जो वहां होना ही नहीं चाहिए। एक मिनट, यहीं पर मुझे रोकिए। हमारे सोर्स नोट्स में लिखा है 70S राइबोसोम और गोलाकार डीएनए। मैंने तो स्कूल में पढ़ा था कि ये बैक्टीरिया की पहचान है। एक एडवांस पौधे की कोशिका के अंदर ये प्राचीन बैक्टीरियल चीजें क्या कर रही हैं? क्या सोर्स मटेरियल में कोई गलती है या मैं कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहा हूँ? आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं और सोर्स में कोई गलती नहीं है। आपका शक बिल्कुल जायज है। 70S जैसे छोटे राइबोसोम और एक छोटा गोलाकार डीएनए, हाँ, ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे बैक्टीरिया की खासियत है, जबकि पौधे और जानवर यूकैरियोटिक होते हैं। सही। हमारी कोशिकाओं में बड़े ATS राइबोसोम होते हैं और हमारा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर लंबे सीधे क्रोमोसोम में बंधा होता है। तो फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर इन बैक्टीरियल चीजों का मिलना एक स्मोकिंग गन है। हाँ। एक ऐसा सबूत जो हमें एक बहुत बड़ी कहानी बताता है। स्मोकिंग गन किस जुर्म का? तो फिर ये क्लोरोप्लास्ट आखिर आया कहाँ से? ये हमेशा से पौधे की कोशिका का हिस्सा नहीं था। और इसका जवाब जीव विज्ञान के सबसे खूबसूरत सिद्धांतों में से एक है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी? ये सिद्धांत कहता है कि अरबों साल पहले जब धरती पर सिर्फ एक कोशिका वाले जीव थे, तब एक बड़ी शिकारी कोशिका ने एक छोटे आजाद फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया को निगल लिया। खाने के इरादे से? शायद उसे खाने के इरादे से ही निगला था, लेकिन उसे पचाया नहीं। बिल्कुल। उसे पचाने के बजाय किसी तरह दोनों के बीच एक सौदा हो गया।
वे एक सहजीवी रिश्ते में रहने लगे। एक सौदा? हाँ, वो छोटा बैक्टीरिया जो अब बड़ी कोशिका के अंदर सुरक्षित था, सूर्य की रोशनी से ऊर्जा बनाकर अपनी मेजबान कोशिका को देने लगा और मेजबान कोशिका ने बदले में उसे सुरक्षा और कच्चा माल दिया। ये एक ऐसा सौदा था जो दोनों के लिए फायदेमंद था। तो ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है। एक जीव दूसरे को निगल ले और फिर अरबों साल तक साथ रहें। ये तो प्रकृति का सबसे लंबा और सबसे सफल लिव इन रिलेशनशिप है। आप ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं। और इस रिश्ते का नतीजा ये है कि आज हम और आप यहाँ बैठकर बात कर पा रहे हैं। कमाल है। लाखों करोड़ों सालों में वो बैक्टीरिया अपनी मेजबान कोशिका पर इतना निर्भर हो गया कि उसने अपनी आजादी खो दी। उसने अपने कई जीन मेजबान के न्यूक्लियस में ट्रांसफर कर दिए और धीरे धीरे विकसित होकर आज का क्लोरोप्लास्ट बन गया। ये तो अविश्वसनीय है। तो जो 70S राइबोसोम और गोलाकार डीएनए आज भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलते हैं, वे उसकी स्वतंत्र बैक्टीरियल उत्पत्ति की निशानियां हैं। हाँ, एक तरह की ऐतिहासिक धरोहर जो वो अपने साथ लेकर आया था। एकदम सही। वे उस प्राचीन बैक्टीरिया की विरासत है। वे हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब क्लोरोप्लास्ट का पूर्वज एक आजाद जीव था जो महासागरों में तैरता था। वाह। आज भी क्लोरोप्लास्ट अपने कुछ जरूरी प्रोटीन बनाने के लिए अपने उसी पुराने डीएनए और उन्हीं बैक्टीरियल राइबोसोम का इस्तेमाल करता है। ये एक जीवंत जीवाश्म है जो हमें बताता है कि विकास सिर्फ धीरे धीरे होने वाले बदलावों से नहीं होता, बल्कि ऐसी क्रांतिकारी घटनाओं से भी होता है जहां दो अलग अलग जीव मिलकर एक हो जाते हैं और कुछ बिल्कुल नया और ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ एक कोशिकांग नहीं है, ये एक किला है, एक सोलर पावर प्लांट है और एक अरबों साल पुरानी पार्टनरशिप का जीवंत प्रमाण है जो आज भी हमारे पूरे ग्रह को ऊर्जा दे रही है। हर हरा पत्ता जिसे हम देखते हैं वो इस अविश्वसनीय गठबंधन की कहानी कह रहा है। बिल्कुल। हमने इसकी दोहरी दीवार से लेकर थाइलाकॉइड के पावर ग्रिड तक की बनावट को समझा। हमने देखा कि कैसे ये बनावट प्रकाश और अंधकार के अभिक्रियाओं को इतनी कुशलता से संभव बनाती है। हाँ। और अंत में एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हमें याद दिलाती है कि जीवन का विकास हमेशा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी सिर्फ प्रतिस्पर्धा से नहीं हुआ है, बल्कि सहयोग और सहजीवन से भी हुआ है। ये एक बहुत गहरा सबक है जो एक छोटे से हरे कोशिकांग में छिपा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। प्रकृति में सहयोग का इतना मौलिक और शक्तिशाली उदाहरण। और यहीं पर मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। बताइए। अगर जीवन की सबसे जरूरी प्रक्रियाओं में से एक यानी ऊर्जा का उत्पादन अरबों साल पुराने सहयोग और एकीकरण का नतीजा है, तो ये हमें हमारे अपने जीवन, हमारे समाज और हमारे भविष्य के बारे में क्या सिखाता है? हाँ। शायद सबसे बड़ी सफलता अकेले लड़ने में नहीं, बल्कि सही पार्टनरशिप बनाने में है।